Hello student, welcome to our channel Way to Chemistry. My name is सागर सर और आज हम देखने वाले हैं 10th ग्रेड का फोर्थ टॉपिक दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो टॉपिक है, इस टॉपिक से तुम केमिस्ट्री के एक अलग ही पार्ट में एंटर कर रहे हो। ओके, ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें ज़्यादातर फोकस करना है प्रेसिपिटेट्स पर और उनके कलर पर। ओके, तो केमिस्ट्री में कलर ये जो पार्ट है, जनरली कलर ये पार्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल याद है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादातर कलर शो करते हैं। एस ब्लॉक के अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल और पी ब्लॉक के एलिमेंट इतना ज्यादा कलर शो नहीं करते हैं, ये मोस्टली व्हाइट कलर के ही होते हैं। ओके, लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है बहुत ही वेरिएबल कलर शो करते हैं। ये तुम 11-12 पे पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तुम 10th में इस टॉपिक में एंटर कर रहे हो। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन अगर ये बेसिक है तुम्हारा, ये बेसिक अगर आपने अच्छा किया तो 11th में आपको बहुत इजी जाएगा, 11-12 में। और एक बात इंपॉर्टेंट और है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, नीट है, IIT है, इस पर कलर पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली बहुत से बच्चे कलर में कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये बेस है तुम्हारा, इस बेस को, फाउंडेशन को अच्छे से करो, आगे तुम्हें इसकी हेल्प होगी। ओके, तो हम अगेन पेन और कॉपी साथ में रखो। ओके, सारा के सारा नोट डाउन करो। ओके, तुम्हारे बुक में भी है, लेकिन जो तुम्हारे नोट्स होते हैं ना खुद के हाथों से लिखे हुए, वो बुक से काफी अच्छे होते हैं और ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं। ओके, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह इस टॉपिक में मैं ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो तुम्हें क्या क्या आगे 11th में पढ़ना है अच्छे से। ओके, और हमेशा की तरह हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्ड का मीनिंग समझते हैं, एनालिटिकल। अब ये जो वर्ड है एनालिटिकल, ये वर्ड आया है एनालिसिस इस वर्ड से। अब एनालिसिस मतलब क्या, हमें पता है एनालिसिस इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज की जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस का मतलब होता है कि हम उस चीज के डेप्थ में जाते हैं। ओके, अब यहां पर हम एनालिसिस किसका करने वाले हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का, तो इसीलिए हम लोग यहां पर नाम देंगे केमिकल एनालिसिस। ओके, अब केमिकल एनालिसिस क्या होता है कि इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ the substance, identification of the cation, anion present in the given sample. ओके, मोस्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो केमिकल एनालिसिस करते हैं ना, उसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, कैटायन और एनायन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मान लो तुम्हें कोई भी एक अननोन सॉल्ट दिया हुआ है, एक कोई भी अननोन सब्सटेंस दिया है और तुम्हें बताया कि इसमें क्या क्या कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये बताओ। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, कैटायंस, एनायंस, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर जो भी होगा उसका आइडेंटिफिकेशन हम किस में करते हैं, केमिकल एनालिसिस में करते हैं। अब ये केमिकल एनालिसिस जो है ये दो टाइप से की जाती है। अभी सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझ लो, ये तुम्हें आगे है अगेन। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इस पर आगे तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी है 12th में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये वर्ड ही इंडिकेट क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब उस सब्सटेंस में, जो हमें गिवन सब्सटेंस दिया है, उसमें कौन से टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कौन से टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है, एनायंस प्रेजेंट है। ओके, जैसे मान लो कि तुम्हें जिंक सल्फेट दे दिया, ओके, और तुम्हें पता नहीं है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे पहले तुम, और पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस से तुम्हें क्या पता चलेगा कि इसमें कैटायन कौन सा प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, इसमें एनायन कौन सा प्रेजेंट है, इसमें एनायन प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है। ओके, तो ये इसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें तुम सिर्फ सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो, क्वांटिटेटिव मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस सब्सटेंस में किसी भी कैटायन, एनायन या एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में वो गिवन सैंपल में प्रेजेंट है, ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में
पता कर सकते हैं। समझ में आया? अब 10th तक तुम्हें यही है, इसके अलावा नहीं है। इसकी डिटेल एनालिसिस तुम्हें आगे है 11th-12th में। तो ये हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये करते कैसे? बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। सिंपल है। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे? वेरियस केमिकल टेस्ट से। कुछ टेस्ट जो है हमारे 10th के सिलेबस में भी है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके, और कुछ है जो तुम बाद में पढ़ोगे। अब ये टेस्ट जो है वो टेस्ट भी दो टाइप की होती है। एक होती है ड्राई टेस्ट। वर्ड ही क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्राई। ड्राई मतलब उसमें कोई भी लिक्विड नहीं है। जैसे सपोज अगर हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस दिया जाएगा तो हम उस सॉलिड सब्सटेंस में बिना कुछ ऐड किए सिर्फ उस सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं। ओके, हीट कर सकते हैं, और उसको हीट करके हम लोग जब कैटायन आयन आइडेंटिफाई करेंगे, सब्सटेंसेस उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसे क्या कहेंगे? हम ड्राई टेस्ट कहेंगे। समझ में आया? ड्राई टेस्ट मतलब उसमें कोई भी लिक्विड पार्ट नहीं होता है। और दूसरा होता है वेट टेस्ट। ये वर्ड आया समझ में? वेट। वेट मतलब क्या? जिसमें हम कुछ ना कुछ लिक्विड, वाटर या फिर दूसरा कोई भी ऐड करके हम लोग उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेट टेस्ट। ओके, तो ये तो हुआ बेसिक कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है। केमिस्ट्री के ब्रांचेस आई होप सबको पता होगा। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और फोर्थ जो ब्रांच है उसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ यही स्टडी होता है। क्या स्टडी होता है? कि किसी जो भी तुम्हारे पास गिवन सैंपल है उसको कैसे, उसमें क्या क्या है ये आइडेंटिफाई करना, और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करना। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का ज्यादातर यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्री में तो होता ही है। फॉरेंसिक लैब जो होती है, ओके, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, उनके जो फॉरेंसिक लैब होते हैं, या फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी के जो फॉरेंसिक लैब होते हैं, यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, इस चैप्टर में हमें मेनली दो सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। एक है NH4OH और दूसरा है NaOH। ये दोनों बेसिस है, आई होप सबको याद है। NaOH ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक वीक बेस है। हमें क्या करना है? अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स लेने हैं, जैसे आयरन के सॉल्ट लेने हैं, कॉपर का सॉल्ट लेना है, ओके, जिंक का, लेड का, कैल्शियम का, ये सारे अलग अलग सॉल्ट की लेने हैं, और इन सॉल्ट की रिएक्शन हमें इन दोनों के साथ करनी है। तो सेपरेट हमें स्टडी करना है। पहले NaOH करेंगे, फिर NH4OH का स्टडी करेंगे। और मेनली तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन इसी पर आते हैं, NH4OH और NaOH पर आते हैं। ओके, तो ये हमें स्टडी करना है। लेकिन ये एक्चुअली स्टडी करने से पहले एक दो टॉपिक है जो पहले हमें जानना जरूरी है, कि जो कुछ कैटायंस है हम जो NH4OH और NaOH के रिएक्शंस में पढ़ेंगे, उनका कलर हमें स्टडी करना है। जैसे मैंने बताया इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ से तुम कलर की दुनिया में, केमिस्ट्री के कलर की दुनिया में एंटर कर रहे हो। ओके, तो बहुत ही ध्यान से समझ लेना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। हमारे साथ रहोगे तो बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे चैनल के इस पर ही तुम लोगों ने देखा होगा, सिंपल देन एवर, मतलब आज तक इतने सिंपली तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, उतना सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगेन इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ पर एक जस्ट शॉर्ट में ड्रॉ करता हूँ। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। पीरियोडिक टेबल के बिना कुछ नहीं है। तो याद करो पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक कहां पर होता है, P ब्लॉक कहां पर होता है। ओके, ये है तुम्हारा S ब्लॉक और ये है P ब्लॉक, और बीच में क्या होता है? D ब्लॉक। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं ना, वो D ब्लॉक के मेटल से होते हैं, D ब्लॉक के मेटल की वजह से होते हैं। ओके, अब देखो ये S ब्लॉक और P ब्लॉक, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनका कलर मोस्टली व्हाइट होता है। एक दो है जिसका कलर होता है, लेकिन ये मोस्टली क्या होते हैं? व्हाइट ही होते हैं। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के कुछ मेटल, जैसे Na है, तो सोडियम का अगर कैटायन लेते हैं हम लोग Na+, देन उसके बाद K+, ओके, देन Ca2+, Mg2+, ओके, और डी ब्लॉक में जो प्रेजेंट है वो है Zn2+,
ओके, Pb2+, ओके, और उस वहां पर P ब्लॉक में जो है वो एल्यूमिनियम, वो Al3+। अब ये जो है ये खासकर याद रखो, ये सारे व्हाइट कलर के होते हैं, ओके, सारे व्हाइट कलर के होते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, जैसे कि मान लो कि कैल्शियम है, ये कैल्शियम जो है वो व्हाइट होता है, और ये जो Pb है ये भी व्हाइट होता है, लेकिन ये कैसे होता है Pb2+, चौकी व्हाइट कलर का, जैसे ये जो चौक है ना इसका कैसा व्हाइट कलर होता है वैसा होता है। और Zn2+ अगर लेते हैं तो उसका भी व्हाइट होता है, लेकिन जिलेटिनियस व्हाइट होता है। जिलेटिनियस मतलब जो शाइनी, उसका प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे होगा, शाइनी नेचर का होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे कैटायन लिखे हैं, सबके ऊपर प्लस चार्ज दिया है। इसका मतलब क्या, ये जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे सॉल्ट का या फिर दूसरे बेस का, ओके, तो उस प्रेसिपिटेट का कलर कैसे होगा, तो कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। कब व्हाइट होगा, जब उस प्रेसिपिटेट में ये कैटायंस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो किसी भी प्रेसिपिटेट में इसमें से कोई कैटायन जब आता है तो मान के चलो कि ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ओके, ये तो हुई कैटायन की बात। ओके, ये हुई किसकी बात, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, और कुछ डी ब्लॉक की। लेकिन डी ब्लॉक में मैंने बताया कुछ है जिनको क्या होता है, कलर होता है। ओके, जैसे कॉपर Cu2+, ओके, तो Cu2+ का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ये याद रखना है। ओके, देन Fe, अब Fe की वेरिएबल वैलेंसी होती है, सबको पता होगा, Fe2+ और Fe3+। ओके, सो Fe2+ जो है वो उसका कलर याद रखो डर्टी ग्रीन, और Fe3+ जो होता है इसका होता है येलोइश ब्राउन। याद रहेगा, 3 मेटल मैंने यहां पे दिए, Cu2+, Fe2+ एंड Fe3+, ब्लू, डर्टी ग्रीन, येलोइश ब्राउन। ओके, अब इसके बाद एक याद रखो, निकेल है, ओके, Na+2। अब इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन, Na+2 जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। देन क्रोमियम Cr+3। ओके, ये वैलेंसी भी याद रखो, क्योंकि ये सारे जो है ये सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी याद रखो। ओके, अब इसका जो है, इनकी जो अलग वैलेंसी जो शो करेंगे इन्हीं के, उनका कलर अलग होगा, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है, 10th के लिए इतने जितने मैं लिख के दे रहा हूँ, ओके, उतने एटलीस्ट याद रखो, बाकी 11th 12th में इससे ज्यादा और है। अब ये Cr+3 जो है ये होता है लाइट ग्रीन कलर का या ब्लूइश ग्रीन कलर का, स्लाइटली ब्लूइश शेड होती है इसके ग्रीन कलर को। ओके, देन मैंगनीज Mn+2, ये होता है लाइट पिंक कलर का, पिंक कलर लेकिन थोड़ा सा लाइट होता है। ओके, और लास्ट में जो होता है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट जो है वो पिंक कलर का होता है। ओके, इतने याद रहेंगे, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1-2 बार याद रखोगे, और जैसे मैंने कहा 1-2 बार याद रखोगे और 2-3 बार अगर लिखोगे तो ये याद रह जाएंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं है। 11th 12th में तुम्हें इससे ज्यादा बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, तो ये पूरा चैप्टर ही रटने का है, पूरा चैप्टर ही रटने का है, इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये सारे लिख लो अच्छे से, टेबल बनाओ अच्छे से, बुक में है तुम्हारे टेबल, और उसको टेबल बना के तुम्हारी जहां पर तुम स्टडी करते हो वहां पर दीवार के सामने चिपका दो, और हर रोज देखते जाओ उसको, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। ओके, ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद याद रह जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें याद नहीं रहेगी। ओके, लेकिन सिर्फ उसको हर रोज देखते जाना है। ओके, तो ये हो गए कैटायन जो व्हाइट कलर के होते हैं, ये भी कैटायन है लेकिन इनका अलग अलग क्या होता है, कलर है, ये याद रखो। ओके, ये तो हुआ कलर के बारे में। अगेन यहाँ पर NaOH और NH4OH की रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक है जो तुम्हारा ऑलरेडी 9th में हुआ है, लेकिन मैं क्विकली उसको रिवाइज कर देता हूँ। ये 3 मेटल तुम सबको पता होंगे, कौन से, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम। अब इन 3 मेटल की तरफ देख के कुछ याद आया, 9th ग्रेड में तुमने पढ़ा है इन 3 मेटल के बारे में। इन 3 मेटल को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स।
एम्फोटेरिक मेटल्स। कैसे? अब फिर से जरा एक्टिविटी सीरीज याद करो। एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन निकेल भी आता है, लेड भी यहां पर आता है जो तुम्हारी बुक में नहीं होगा शायद, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम। ये सारी, ये इसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज। इस एक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एक्टिविटी मतलब इन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। अब ये जो तीन मेटल है, ये तीनों मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, और हाइड्रोजन के ऊपर के जो मेटल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है जो तुमने 9th में पढ़ी है, कि ये सारे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं। ओके, तो ये तीनों मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या देंगे? हमें हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन ये तीन मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट तो होते हैं लेकिन बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं। ओके, बेस मतलब कौन से? NaOH, KOH, इनके साथ भी क्या होते हैं? वो रिएक्ट होते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है, बेस के साथ भी रिएक्ट होता है। ओके, जैसे वाटर एम्फोटेरिक है, वाटर एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, बेसिक भी शो करता है, इसलिए वाटर क्या है? एम्फोटेरिक है। ओके, तो इनकी क्विकली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन तो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन फिर भी जिंक HCl के साथ रिएक्ट हुआ, क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2। जिंक बेस के साथ जब रिएक्ट होता है, देखो, तो ये क्या फॉर्म करता है? Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, सोडियम जिंकेट। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड के साथ भी हाइड्रोजन देते हैं, बेस के साथ भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हुआ जिंक का। वैसे ही लेड का, लेड भी क्या होगा? एसिड के साथ रिएक्ट होगा। अब तुम HCl यूज करो, H2SO4 यूज करो, PbSO4 प्लस H2, और ये जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या देता है? Na2PbO2 प्लस H2। अब इसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट। इसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट। पीबी का नाम क्या है? लेड है, लेकिन इसका लैटिन नेम है प्लम्बस। ओके, या प्लम्बेट है आई थिंक। ओके, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? सोडियम प्लम्बाइट। ओके, ये हुआ इसका। एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम सबको पता है एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या देता है? Al सॉल्ट देता है, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। और एल्यूमिनियम बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट होकर यहां पे देता है NaAlO2 प्लस H2। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला याद रखो तीनों का। यहां पर है Na2ZnO2, Na2PbO2, ये दोनों सेम है लगभग। और सिर्फ इसका क्या है? NaAlO2, क्योंकि यहाँ पे Al की वैलेंसी हमें पता है +3 होती है। ओके, तो ये बैलेंस करने के लिए ऐसा फॉर्मूला आता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो ये तीनों मेटल की रिएक्शन हुई एसिड के साथ, बेस के साथ। याद रखो, बेस में नहीं, यहाँ पे तीनों जगह NaOH यूज किया है, तो आप KOH भी यूज कर सकते हो। ओके, ये तो हुआ इन तीनों मेटल के बारे में। लेकिन इनके अगर हमने ऑक्साइड लिए तो वो ऑक्साइड भी क्या होते हैं? एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होते हैं। ओके, कैसे? देखो, सपोज जिंक ऑक्साइड लिया। अब जिंक ऑक्साइड मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं। जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा? ZnCl2 देगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, तो क्या देगा? H2O देगा। ओके, देन ZnO बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो सेम कंपाउंड मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। कितना सिंपल है, दिखने में सिंपल है, याद रहना चाहिए सबको। सो ZnO, इनके ऑक्साइड जो है ZnO, देन PbO, और इसका ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। तो हमने देखा मेटल एम्फोटेरिक है, तो इसके साथ साथ ऑक्साइड भी क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। ओके, क्योंकि देखो ऑक्साइड भी क्या हो रहा है? एसिड और बेस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, PbO लिया, PbO प्लस H2SO4, अगेन यहाँ पे PbSO4 बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। PbO प्लस NaOH क्या देगा? Na2PbO2 सेम मिलेगा, सिर्फ H2O बनेगा यहाँ पर। करेक्ट है। यहाँ पर Al2O3 लिया HCl के साथ, ये अगेन HCl देगा, सॉरी AlCl3 देगा और वाटर देगा।
Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट हुआ, NaAlO2 ही बनेगा अगेन और वाटर बनेगा। समझ में आया? तो हमने देखा मेटल एम्फोटेरिक है, उसके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, और एक है इनके हाइड्रोक्साइड्स भी क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड कैसे बनेंगे, ZnOH ट्वाइस, ओके, PbOH ट्वाइस और AlOH थ्राइस। तो ये हुए इनके, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट होते हैं, NaOH के साथ भी और एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी। कैसी रिएक्शन होंगी इनकी, तो यहां पर मैं लिखता हूं NaOH ट्वाइस प्लस HCl गिव्स, सॉरी ZnOH ट्वाइस प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2O, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है और ये बेस है, करेक्ट है ना। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमने देखा बेस टॉपिक याद है, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, अब ये बेस है, दोनों क्या हो गए, बेस, लेकिन यहाँ पे याद रखो ये बेस होने के बावजूद भी ये NaOH के साथ रिएक्ट होता है और Na2ZnO2 प्लस H2O देता है। समझ में आया? वैसे ही इन बाकी मेटल्स की भी, हाइड्रोक्साइड की भी ऐसी ही रिएक्शन है, सेम। ओके, तो हमने क्या देखा, ये तीनों मेटल जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट होते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं, और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिएक्शंस ऑफ NaOH एंड NH4OH विथ वेरियस सॉल्ट। तो पहले हम देखेंगे NaOH की रिएक्शंस। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं मेटल आयन, ओके, फिर मैं यहां पे लिखूंगा रिएक्शन, फिर उनका प्रेसिपिटेट का कलर, और यहां पर लिखूंगा लास्ट में सोल्युबिलिटी इन एक्सेस। अब ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं ये क्या होता है, सोल्युबिलिटी इन एक्सेस। तो NaOH का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आयन लेते हैं हम Mg+2, ओके, Mg+2 का कलर याद करो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ओके, अब इसका कोई भी एक सॉल्ट ले सकते हैं हम, Mg2+ का कोई भी एक सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे MgSO4 लिया या फिर MgCl2। ओके, सो MgSO4 और इसको रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है ना सबको, Mg2+ कैसे है, Mg2+ यहां पर लिया, MgSO4 कंपाउंड बनाया हमने। आई होप वैलेंसी का टॉपिक सबको पता होगा। ओके, ये Mg+2 लेना है, तो सल्फेट जो है, सल्फेट पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और इसका क्रिस क्रॉस करोगे तुम तो फॉर्मूला तुम्हें आता है ये MgSO4। ये 7th 8th में तुम्हारा हो चुका है, 9th में हो चुका है। ओके, तो ये किसी दिन अगेन मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सारे जो बेसिक है ना, जब तक मतलब तुम्हारा 7th में जो हुआ है, 8th में जो हुआ है, 9th में जो हुआ है, ओके, 9th की तो अलग अलग हर एक चैप्टर पर वीडियो तो आने वाला है, लेकिन 7th 8th 9th में जो जो बेसिक टॉपिक्स है, जिसकी जरूरत तुम्हें 10th में है, 11th में है, 12th में है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, शायद 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि उसमें सारा बेसिक एब्सोल्यूट, मतलब ऐसा, उस वीडियो को देखकर जिस स्टूडेंट ने अब तक केमिस्ट्री स्टडी नहीं किया है, वो उसको भी समझ में आएगा वो वीडियो देखने के बाद। ओके, तो इतना पावरफुल वीडियो होने वाला है, उसको जल्दी हम लाने की कोशिश करते हैं। और सिंपल वीडियो है ये, अगर आपने बहुत सारा उसमें से स्टडी किया है, लेकिन मैं सिर्फ क्या करूंगा कि जो जो बेसिक टॉपिक है वो सारा एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। MgSO4 प्लस NaOH ये देगा MgOH ट्वाइस प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, Na और SO4 से Na2SO4। अब ये जो है MgSO4 इसका बनेगा व्हाइट, MgOH ट्वाइस इसका बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो कलर क्या आएगा इसका, व्हाइट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर। अब जो इसके बाद मैंने जो कॉलम लिखा है सोल्युबिलिटी इन एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये रिएक्शन तो परफॉर्म कर ली, MgSO4 सॉलिड सॉल्ट है तो सॉलिड होगा, NaOH भी सॉलिड है,
तो पहले हमने क्या किया, इनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, फिर वो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया। ये सारा तुम्हें प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में सेपरेट इसका एक सेपरेट प्रैक्टिकल है। तो इनके एक्वियस सॉल्यूशन को मिक्स किया, MgOH ट्वाइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और Na2SO4 बनेगा। Na2SO4 वाटर में सोल्यूबल है। अब यहां पर एसिड बेस सॉल्ट के सॉल्ट का जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें मैंने सोल्यूबिलिटी टेबल बताया था तुम लोगों को, तो वो सोल्यूबिलिटी टेबल यहां पर बहुत काम आने वाला है। ओके, देखो याद करो MgOH ट्वाइस सोल्यूबिलिटी टेबल याद करो, उसमें ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या पढ़ा था हमने उस टेबल में, हाइड्रोक्साइड, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। ये तीनों के हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे इनसोल्यूबल। तो MgOH ट्वाइस क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। कितना यूज है उस टेबल का। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट व्हाइट। अब ये प्रेसिपिटेट तो बन गया है, लेकिन अगर हमने इस प्रेसिपिटेट में अगेन एक्सेस NaOH ऐड कर दिया, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, सोल्यूबिलिटी इन एक्सेस। सोल्यूबिलिटी एक्सेस कौन ऐड करेंगे, हम लोग NaOH ऐड करेंगे। तो वो NaOH ऐड करने के बाद ये जो प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट, ये सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। ओके, ये हमें लास्ट कॉलम में लिखना है। तो याद रखो इसका जो प्रेसिपिटेट है वो एक्सेस NaOH डालने के बाद भी क्या है, इनसोल्यूबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Fe+2। Fe+2 का जो सॉल्ट है वो है FeSO4, इसमें हमने NaOH ऐड किया सपोज। ओके, तो FeSO4 प्लस NaOH ये क्या देता है, FeOH ट्वाइस प्लस क्या देगा, Na2SO4। अब देखो यहाँ पे मैंने सल्फेट सॉल्ट लिया है, तो हम लोग उसके दूसरा भी ले सकते हैं। अब याद करो Fe क्या है, यहाँ पर +2 स्टेट में है। Fe यहाँ पर क्या है, +2 स्टेट में, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने आनी चाहिए। ओके, तो +2 स्टेट में है, तो इसका कलर कैसे आता है, याद करो कलर, इसका कलर आता है डर्टी ग्रीन कलर आता है। ओके, और एक्सेस इस प्रेसिपिटेट में, इस डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट में एक्सेस NaOH ऐड किया, तो वो जो प्रेसिपिटेट है डर्टी ग्रीन, वो क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब एक स्टेप को समझ लो अच्छे से, एक रिएक्शन को। इसके बाद Fe+3। अब Fe+3 का सॉल्ट कौन सा लेते हैं हम लोग, FeCl3 लेते हैं। FeCl3 प्लस NaOH ये देगा FeOH ट्वाइस, प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बोलो कलर कौन सा आएगा, सॉरी यहाँ पे Na2SO4। अब यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। करेक्ट है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं इक्वेशन, तुम्हें एग्जाम में लिखते वक्त बैलेंस करने हैं इक्वेशन। अब इसका कलर कैसा होता है, याद करो Fe+3 का येलोइश ब्राउन, कलर आएगा येलोइश ब्राउन। ओके, जिस सीक्वेंस से मैं दे रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखो, तो याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। अब इस येलोइश ब्राउनिश प्रेसिपिटेट में एक्सेस NaOH ऐड किया, तो प्रेसिपिटेट क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। ओके, तो पहले तीनों के प्रेसिपिटेट क्या है, इनसोल्यूबल है। फिर हम देखते हैं कॉपर के, Cu+2, CuSO4 लेते हैं, कॉपर Cu+2 का सॉल्ट और NaOH, सब जगह NaOH क्योंकि हम लोग NaOH का रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा CuOH ट्वाइस। याद रखो सब हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं हमें क्योंकि NaOH के साथ रिएक्शन है, प्लस Na2SO4, और ये जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ये सारे सोल्यूबल होंगे। इसका कलर क्या होता है बोलो, इसका कलर होता है ब्लू। ओके, और इसमें एक्सेस NaOH अगर ऐड किया तो वो भी क्या रहता है, इनसोल्यूबल, वो भी क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। इसके बाद Zn+2 लेते हैं। ओके, सपोज ZnCl2 लिया, या जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। NaOH क्या देगा, ZnOH ट्वाइस। ओके, और क्या बनेगा, NaCl, यहां पर बनेगा NaCl। इसका कलर बोलो, Zn+2 का कलर क्या होता है, व्हाइट, लेकिन याद रखो ये कैसा होता है, जिलेटिनियस व्हाइट होता है, जिलेटिनियस व्हाइट। अब इसका जो प्रेसिपिटेट है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है जिलेटिनस व्हाइट, इसमें अगर एक्सेस NaOH ऐड किया तो वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, यहां पर याद रखना है। तो इसीलिए मैंने पहले इस टॉपिक के पहले जो 3 मेटल बताए, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम,
इन तीनों को एम्फोटेरिक मेटल्स हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों देखो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? जिंक के 3 सब्सटेंसेस याद है, एक खुद मेटल, एक ऑक्साइड और तीसरा क्या है इनका हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या होते हैं? तीनों के तीनों एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं। इसीलिए इसका प्रेसिपिटेट जब मिलता है हमें और उसमें हम NaOH ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है। और तुम्हें रिएक्शन पता है कि ZnOH ट्वाइस प्लस इसमें एक्सेस NaOH हमने ऐड किया तो क्या बनेगा? इससे बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनेगा। करेक्ट है। वो रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, इसकी रिएक्शन तुम्हें बुक में दी है, लेकिन ये ऑलरेडी हमने स्टडी की इसलिए मैं अभी यहां पर नहीं लिख रहा हूं मैं। ओके, देन Pb2 प्लस, सपोज PbSO4 लिया मैंने, ओके, NaOH क्या देगा? PbOH ट्वाइस। अब Pb इसका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि Pb2 प्लस है तो व्हाइट ही बनेगा, तो इसका जो होता है वो कैसे होता है? चॉकी व्हाइट, चॉकी व्हाइट। ओके, अब देखो PbOH ट्वाइस अगेन लेड हाइड्रोक्साइड बना है। अब लेड हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है, बेस के साथ रिएक्ट होता है। इसीलिए इसके प्रेसिपिटेट में एक्सेस NaOH ऐड किया तो वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट Pb के बाद एल्यूमिनियम Al+3। तो ये अगर हमने AlCl3 लिया सपोज और NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा? AlOH थ्राइस देगा प्लस NaCl। तो ये भी क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और इसका भी प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, पहले 4 जो है वो इनसोल्यूबल है, ये बाकी के 3 सोल्यूबल है। ये भी तुम्हें एग्जाम में पूछते हैं इसीलिए मैं ये दिया। और लास्ट जो है वो है Ca+2 कैल्शियम। सो अगर हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया और NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा वो? CaOH ट्वाइस प्लस क्या देगा? NaCl। इसका प्रेसिपिटेट भी क्या आएगा? व्हाइट। याद करो कैल्शियम का कलर क्या होता है? Ca+2 का, S ब्लॉक में तो व्हाइट ही होगा। ओके, और ये जो है ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद करो हाइड्रोक्साइड का टेबल, हाइड्रोक्साइड का टेबल, सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सोल्यूबल होते हैं, बाकी की सारी इनसोल्यूबल। तो ये भी क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। लेकिन याद करो इसमें मैंने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पेरिंगली सोल्यूबल। ओके, तो ये हुई सारी रिएक्शन NaOH की सॉल्ट्स के साथ। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है NH4OH, उसमें यही मेटल लेने वाले हैं, यही मेटल लेने वाले हैं, सिर्फ NaOH की जगह क्या लेने वाले हैं? NH4OH लेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर हमने यही लिए, यही सॉल्ट, इसी मेटल आयन के सॉल्ट अगर लिए तो उनका कलर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। कलर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, सिर्फ सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होती है? चेंज होती है NH4OH में। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे रिएक्शन देखकर शायद आपको डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या कहा? केमिस्ट्री में सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ओके, ये सारी रिएक्शन दो बार भी अगर तुमने अच्छे से याद करके अच्छे से लिख लिया ना तो तुम कभी नहीं बोलोगे इसको। ओके, तो NH4OH का टेबल भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं है, रिएक्शन में भी कुछ फर्क नहीं। सिर्फ NaOH की जगह NH4OH ऐड कर दो, ये सारे प्रोडक्ट भी सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट चेंज हो जाएगा, कलर भी सेम रहेंगे, सिर्फ क्या होगा? सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, तो अब हम लोग NH4OH का टेबल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मेटल आयन वैसे ही रखता हूं, रिएक्शन सारे अगेन ये करता हूं, कलर वैसा ही रहने वाला है इसीलिए वो भी वैसे ही रखता हूं। और यहाँ पे लिखता हूं रिएक्शंस ऑफ NH4OH। पहला Mg, तो MgSO4 अगेन लेता हूं और NH4OH, तो क्या बनेगा? अगेन MgOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो ये क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इसकी एक्सेस में, मतलब अब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट में,
इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या ऐड करना है आगे, NH4OH में। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन few drops of ammonium hydroxide are added to aqueous solution of MgSO4, first drop by drop and then in excess। okay, तो फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप NH4OH के ड्रॉप अगर इसमें ऐड किए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो तुम आंसर कैसे लिखोगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH twice is obtained when NH4OH is added drop by drop and when it is added in excess, मतलब इसके सेम प्रेसिपिटेट में ये एक्सेस में ऐड किया तो जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है कि इनसोल्यूबल होता है, वो तुम्हें उसमें लिखना है। तो याद रखो इसका प्रेसिपिटेट जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो जाता है, कंप्लीटली नहीं होता, थोड़ा सा सोल्यूबल हो जाता है, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ओके, देन Fe2+ के लिए अगेन लेते हैं FeSO4 NH4OH, क्या बनेगा FeOH ट्वाइस, बोलो कलर क्या आएगा, कलर आएगा डर्टी ग्रीन। तो यहाँ पे अगेन सेम बनेगा NH4 ट्वाइस SO4। मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओके, तो ज्यादा खिचड़ी नहीं दिखेगी। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा और जिसका प्रेसिपिटेट एक्सेस में क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। ओके, Fe का इनसोल्यूबल रहता है। देन Fe+3 का एग्जांपल लेते हैं, FeCl3 NH4OH, क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, या क्या बनेगा, या FeOH थ्राइस प्रेसिपिटेट, कलर बोलो, यहाँ पे अब क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। कलर बोलो क्या बनेगा, येलोइश ब्राउन कलर बनेगा। एक्सेस में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, मतलब इस येलोइश ब्राउन प्रेसिपिटेट में एक्सेस NH4OH अगर ऐड किया तो वो इनसोल्यूबल रहता है। देन Cu2+, तो Cu2+ का एग्जांपल लेते हैं, CuSO4, इसमें हमने ऐड किया NH4OH, तो क्या बनता है, क्या बनेगा, CuOH ट्वाइस, कौन सा कलर बनेगा, ओके, कौन सा कलर बनेगा, ब्लूइश कलर। और याद रखो ये जो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना है इसमें एक्सेस NH4OH जब ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। या कॉपर का याद करो, NaOH में कॉपर का जो प्रेसिपिटेट है उसमें एक्सेस NaOH ऐड करने के बाद इनसोल्यूबल रहता था। ओके, NaOH के टेबल में सिर्फ 3 ही सॉल्ट जो है उनके प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होते हैं। कौन से 3 मेटल, जिंक, देन लेड एंड एल्यूमिनियम, सिर्फ इन तीनों के क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होते हैं। और लास्ट वाला जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। अब लेकिन इसमें जरा अलग है थोड़ा सा, इसमें मैग्नीशियम का स्पेरिंगली सोल्यूबल है, इसमें कॉपर का भी सोल्यूबल है, देन इसमें आगे का जो जिंक का सोल्यूबल है, लेकिन लेड का इसमें इनसोल्यूबल है, जो जबकि NaOH में लेड का क्या था, सोल्यूबल था। ओके, देखते हैं आगे। ओके, अब देखो इसमें इस प्रेसिपिटेट में जब अगेन हम एक्सेस NH4OH ऐड करते हैं तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है जिसका नाम है, देखो CuNH3,4, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। सॉल्ट के टाइप में हमने नहीं स्टडी किया क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। SO4-2, इसे कहते हैं टेट्रा, 4 है टेट्रा, ये क्या है, अमोनिया है, तो इसको बोलते हैं अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, याद रहेगा नाम, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये रिएक्शन, इसलिए ये याद रखो। एक्सेस कॉपर हाइड्रोक्साइड में NH4OH ऐड किया तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सोल्यूबल। ओके, ये लिख लो इतना जल्द। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं, लिख लिया। ओके, देन Zn, इसका मैं ZnCl2 लेता हूं, NH4OH क्या देगा, ZnOH ट्वाइस प्लस NH4Cl, जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका प्रेसिपिटेट क्या होता है, सोल्यूबल होता है एक्सेस में, तो इसका भी सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जैसे पहले कॉपर के साथ बना था। तो ZnOH ट्वाइस के व्हाइट प्रेसिपिटेट में, जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट में एक्सेस NH4OH ऐड किया तो अगेन ZnNH3,4 ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। सॉरी यहाँ पे +2, पिछले इसमें मैंने शायद +2 नहीं दिखाया था, यहाँ पर +2 होता है यहाँ पर। ओके, तो Zn कौन से स्टेट में आता है, +2 स्टेट में। इसका नाम क्या आएगा, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट।
टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट। ओके, लिख लो इसको। देन उसके बाद आता है लेड, PbCl2 NH4OH, ये क्या देगा, PbOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट, अगेन यहाँ पे NH4Cl बनेगा, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन इसका याद रखो, इसका प्रेसिपिटेट जो है ये PbOH2 वो एक्सेस NH4OH में सोल्यूबल नहीं होता है, तो ये रहेगा इनसोल्यूबल। ओके, इनसोल्यूबल रहेगा। देन एल्यूमिनियम, AlCl3 लिया, NH4OH, ये क्या देगा, AlOH थ्राइस प्लस ये देगा NH4Cl, कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट। अब इसका जो प्रेसिपिटेट है जो व्हाइट कलर का है वो एक्सेस NH4OH में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है जितने की ये कॉपर और जिंक का था, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, याद रहेगा। तो NH4OH के टेबल में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनके जो प्रेसिपिटेट है वो एक्सेस NH4OH में थोड़े से सोल्यूबल होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। बाकी और कॉपर और जिंक के कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, आयरन के इनसोल्यूबल है, लेड का भी क्या है, इनसोल्यूबल है। अब लास्ट बचता है Ca2+, तो CaCl2 अगर हमने लिया और इसमें NH4OH ऐड किया तो नो रिएक्शन, इसका कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता है, रिएक्शन ही नहीं होती, ये दोनों एक साथ रिएक्ट ही नहीं हो सकते एक दूसरे में। क्यों नहीं रिएक्ट होते, क्योंकि NH4OH हमें पता है कि ये क्या है, वीक बेस है। तो इस वीक बेस मतलब क्या, जो कम OH- आयन रिलीज करता है, तो NH4OH कम OH- आयन रिलीज करता है, ये कम OH- आयन रिलीज करता है, इसलिए ये OH- कैपेबल नहीं है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं होते। लेकिन याद रखो CaCl2 का NaOH के साथ रिएक्शन होती है, हमने पिछले टेबल में देखा, CaCl2 प्लस NaOH CaOH ट्वाइस बनता है इसमें। ओके, सो दैट्स ऑल दिस NH4OH टेबल। ओके, आई होप ये सोल्यूबिलिटी सबको याद रहेगी, कलर तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि कलर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारा एनालिटिकल टॉपिक ये कंप्लीट होता है एकदम। हमने अच्छे से डिस्कस किया है उसको, कोई भी बेसिक लेवल तक ही डिस्कस किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हम लोग, जितना तुम्हारे 10th में हो सकता है उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से आते हैं, इस टेबल से, NH4OH का टेबल और NaOH का टेबल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तुम्हें। और जो 3 मेटल मैंने बताए उनके एम्फोटेरिक, ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी 9th में पढ़ी है, फिर भी ये रिएक्शन 10th ग्रेड में भी बोर्ड के पेपर में पूछ सकते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम आपका अलविदा लेते हैं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।